यूजुअल यूजुअल स्टडीज़ करते हो वो करो और उसके बाद फिर आप जो नॉर्मल मैंने जो बताया उसको आप अप्लाई करो और देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस। किस वीक में आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले। उस वीक में जो आप यूजुअली जो पढ़ते हो उसमें या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से। द नेक्स्ट चीज़ कि छोटे-छोटे प्लान्स और गोल्स बनाओ आप। बहुत लंबी स्टडीज़ मत करो। जैसे सपोज़ कर लो एक पाइथागोरस थ्योरम आपको करनी है या फिर आपको कोई ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो एक प्लान बनाया आपने, उस गोल को फिर अचीव किया, फिर नेक्स्ट एक गोल बनाया, गोल बना-बना के पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने रेगुलर आप पढ़ते ही चले जा रहे हो, तो उसमें जो रिज़ल्ट आता है, वो बहुत अच्छा नहीं आता है, ऐसा देखने में आया। क्योंकि जब आप गोल बना के पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि इस चीज़ को मुझे अचीव करना है और उसको बहुत आप डीपली पढ़ते हो और अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं आपको। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने भी अपने लाइफ़ में उसको और करा दूँ। मैंने खुद उस चीज़ को जो भी स्टडीज़ है मेरी उसको अच्छे से पढ़ के फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। दोज़ हू आर वीक इन क्लासेस तो वो मेरे पास आते थे कि मुझे थोड़ा बताओ, तो मैं उसको जब बताता था तो और लोग भी मुझसे आके पूछते थे। तो उसका ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया मेरी स्टडीज़ में। तो ग्रुप में आप पढ़िए और ग्रुप में पढ़ने के बाद अगर आप अब अभी तो बहुत ऑनलाइन का सिस्टम भी आ गया है कि एक आपने टॉपिक लिया और सबको बोला कि विदिन 30 मिनट्स इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और हम लोग एक-दूसरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसके क्रॉस क्वेश्चनिंग। पढ़ते वक़्त ही आपको क्वेश्चन बना लेना है कि ये क्वेश्चन यहाँ-यहाँ से आ सकते हैं और एक-दूसरे से पूछना स्टार्ट किया। वन्स यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन विद द अदर ग्रुप मेंबर्स, आप देखोगे वो जो-जो चीज़ें आपने क्वेश्चन किए हैं, वही-वही उनके भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके अलग रहेंगे, कुछ क्वेश्चन उनके अलग रहेंगे। तो एज़ अ होल आप देखोगे कि कोई भी उस स्टडी में ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं रह जाएगी जो कि आपने क्वेश्चन बना करके अपने माइंड में गैदर ना कर ली हो। तो जब भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यू कैन ईज़िली रिज़ॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रुप्स में पढ़ाई कीजिए और जो चीज़ आपने पढ़ लिया है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि किस तरीके से आपको क्या-क्या क्वेश्चन्स आपने वहाँ पे गैदर किए हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पढ़ना कहाँ चाहिए? जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग कहीं पे भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सोफ़े पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेट के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इवन बेड पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर आप उसको वैसे ही यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लाइक आपको बेड सोने के लिए बना है, जब आप सोने के लिए जाते हो, तो देखो बहुत अच्छा आपको फ़ील होता है क्योंकि वहीं पे आपको नींद आती है, आप कहीं पे और लेट नहीं सकते। उसी तरीके से पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उस स्टडी टेबल पे बैठ के अगर आप पढ़ते हो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है क्योंकि एक तो पोज़ीशनिंग क्या होनी चाहिए वो जो स्टडी टेबल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अभी मैं जैसे बैठा हूँ, तो ये मेरी स्टडी टेबल है। तो स्टडी टेबल के पीछे आपका एक रोशनदान होना चाहिए, जहाँ से सनलाइट आ रही हो। तो सनलाइट क्या है, डायरेक्ट आपकी आँखों पे नहीं पड़ेगी। कई लोग सनलाइट सामने करके पढ़ते हैं, तो वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई से। सनलाइट पीछे से आनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा एक लाइट आपके उस स्टडी मटेरियल की तरफ आए। दूसरा स्टडी टेबल पे आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक पानी होना चाहिए आपका, ठीक है, हैंकी होना चाहिए और भी जो चीज़ आपको लगता है, वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए। सारी जितनी भी जो भी आपने गोल एक सेट किया है कि आज मुझे क्या-क्या पढ़ना है, वो सारे बुक्स भी वहीं पे होना चाहिए, ताकि आप बार-बार डिस्टर्ब ना हो। पता चला आपको प्यास लगा है, तो आप जा रहे हो पानी पीने के लिए, तो सारी चीज़ें वहीं पे आपको लेके सारा पेन, कंपास बॉक्स और सारा आपका स्टडी मटेरियल वो वहीं पे होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक माहौल बनता है और आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन भी सीधी रहती है। अमूमन होता क्या है कि जब हम कहीं पे पढ़ते हैं लाइक बेड पे बैठ के तो हम हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो चेयर पे जब आप बैठते हैं तो पीछे सपोर्ट रहता है, तो स्पाइन की प्रॉब्लम भी से भी आप बच सकते हो। वरना अभी देखने में आया है बहुत यंग बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको कि कमर में और आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हो अगर आप एक बेसिक जो बेसिक एक स्टडी टेबल है और उसपे आप अगर बैठ के पढ़ते हो तो। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ म्यूज़िक। मैंने अपने स्टडी टाइम में बहुत म्यूज़िक के साथ पढ़ा और मुझे बहुत उसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। तो म्यूज़िक के साथ अगर आप पढ़ते हो, लाइट म्यूज़िक अगर हो और म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जो कि आप का पसंद का म्यूज़िक नहीं होना चाहिए सबसे पहली चीज़। लाइकवाइज़ आपको कोई गाना बहुत पसंद है, अगर आप उस म्यूज़िक के साथ पढ़ोगे, तो आप उस म्यूज़िक में खो जाओगे क्योंकि वो आपका सॉन्ग सबसे फ़ेवरेट है।
तो कोशिश कीजिए कोई क्लासिकल म्यूजिक, कोई फ्लूट की म्यूजिक, और बहुत कम साउंड में, जिस जो साउंड भी आपको डिस्टर्ब ना करे। म्यूजिक आपको फैसिलिटेट करे कि आपके पढ़ाई में एक रिदम बने, क्योंकि जब आप म्यूजिक के संग पढ़ते हो तो जो रिदम चलती है उसके संग आपका माइंड भी चलता है। तो ये देखने में आया है कि अगर आप लाइव म्यूजिक जो कि हमारी पसंद का ना हो और विदाउट लिरिक्स हो, मतलब उसमें कोई गीत ना हो, तो उसमें कोई बोल ना हो, खाली म्यूजिक बजे, लाइक स्ट्रिंग बज रहा है या फिर कोई फ्लूट बज रही है या फिर कोई हल्का तबला बज रहा है, तो इस तरीके का अगर कोई म्यूजिक साथ में बजेगा तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके स्टडीज में आएगा और आप बहुत तेजी से आप ग्रैस्प करोगे चीजों को। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी स्टडीज में देखा कि कोई भी चीज को जब आप ये थोड़ा सा अपर लेवल में चले जाते हो और बहुत बड़े बड़े आपको थ्योरीज और उसमें प्रिंसिपल्स जब आपको याद करने होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप कैसे करें, एक फ्लो चार्ट बना लें, क्योंकि आप जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, इज, दैट, देयर, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब एक बार पढ़ने के बाद जब आप फिर से रिवीजन के लिए जाते हो तो बहुत इजीली आप चीजों को कनेक्ट कर सको, आपके ब्रेन में जो न्यूरोनल पाथवे है वो बहुत इजीली बन जाए। लाइक आपको फ्लो चार्ट बनाना है कोई भी चीज का, कोई भी चीज अगर बोल रहा है तो उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है उसका फ्लो चार्ट बना के और लास्ट में उसको फिनिश करना है। तो फ्लो चार्ट से क्या होगा कि एक न्यूरोनल पाथवे बनने आपके ब्रेन में बहुत ईजी रहेगा। दूसरा, जो डायग्राम्स होते हैं, लाइक ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन को आपने देखा और देखने के बाद अपने आप ही आपको सारी चीज मेमोरी में आ जानी चाहिए कि इसका ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, मिड ब्रेन में ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स है। तो ये सारी चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिप्स बनाना, क्लिप्स बनाना। अगर हम क्लिप बना के काम करते हैं या फिर फ्लो चार्ट में बना के काम करते हैं तो इट विल फैसिलिटेट कि आप जब रिवीजन में जाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस बहुत बार करो। आप जितनी बार, जैसे मैं अपना एक शेयर करता हूँ आपको कि जब भी मेरे पास बुक्स आती थी कोई नहीं, तो लाइक कोई भी, मैं आया 11th में आया तो मैंने बहुत जल्दी, मैं स्कूल के साथ नहीं चलता था, स्कूल के साथ तो मैडम जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो तो हमें पढ़ना ही है, बट मैं कोशिश करता था कि जल्दी से जल्दी पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लूं। होता क्या था, वो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद मुझे ये पता लग जाता था व्हाट इज द कंटेंट ऑफ माय सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट के कंटेंट क्या क्या है। अब उन कंटेंट को फिर से दोबारा मैं रिवीजन मोड में चला जाता था। मतलब आपके पेपर आने तक कम से कम स्कूल में तो एक बार पढ़ाया जाएगा, आपको कम से कम उसको 10 से 15 बार पढ़ लेना है। उससे क्या होगा, जितनी बार आप पढ़ोगे उसको उतनी बार आपके ब्रेन में वो सारी चीजें की एक पिक्चर बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। उससे फायदा क्या होगा कि जब जब आप पढ़ोगे तो पहली बार में अगर आपको पढ़ने में सपोज कीजिए एक चैप्टर में 1 घंटा लगा, अगली बार आप वही 55 मिनट्स में पढ़ लोगे। उसके बाद अगली बार वही चीज आप 50 मिनट्स में पढ़ लोगे, देन 45 मिनट, और आप एक समय देखोगे कि एक चैप्टर पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, बिकॉज बहुत सारे मार्किंग वहां पे हो जाएंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको खुद क्वेश्चन ढूंढने हैं। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको अपना टीचर खुद बनना है। हर एक सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन खुद अराइज करने हैं कि ये मैंने एक पेज पढ़ा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो होगा क्या, लास्ट आप देखोगे पेपर के समय पे आपको बहुत कम मेहनत में रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और आपका जो सिलेबस है उसका तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, अगर आप उस चीज को समझोगे तो आपके अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हर तरीके के पेपर्स को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। दैट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो मैं अपने लाइफ में मैंने किया। जब मुझे इसको पता लगा कि इस तरीके से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के यूज करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। करना क्या है, आपको कोई पेज आपने पढ़ा, उसके बाद उसको आंखें बंद करके उसके क्या क्या कंटेंट थे उसको आपको विजुलाइज करना है। मैंने अभी बोला आपको कि बार बार प्रैक्टिस करना है, तो नॉट अ मैटर ऑफ 1 डे। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, बट आप देखोगे 10 से 12 बार आप उस चीज को पढ़ चुके होगे। तो बस आपने पेज नंबर देखा, ऊपर क्या टॉपिक है, और आपने आंख बंद किया, आपको खुद ही रिकॉल हो जाएगा कि इस पेपर में, इस पेज में क्या क्या चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे। न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कि जैसा आप अपने माइंड को इनपुट देते हो, माइंड में वैसे न्यूरोनल पाथवे बन जाते हैं। तो वो न्यूरोनल पाथवे जो है, वो बहुत हेल्प करते हैं एट दैट टाइम जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका आंसर आपको समझ में ना आ रहा है, मैं क्या लिखूँ? आप अपनी आँखें क्लोज़ करोगे, आप विजुअलाइज़ करोगे, आपको विजुअलाइज़ेशन पावर अगर आपकी बहुत अच्छी है, दैट कम्स फ्रॉम पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन कैसा है कि जिस समय आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, आपका माइंड कहीं और तो नहीं जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है जो हमारा मन होता है वो बहुत ही सूक्ष्म है, चंचल है, तो उस माइंड को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कंट्रोलिंग पावर मोनिका दीदी हैं और भी हमारे जो ब्रह्म कुमारी भाई बहन हैं वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो जो माइंड को आप जब कंट्रोल करते हो और अपना पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को देखते हो तो आपको वो पेज दिखाई तक देगा और वो आंसर भी आपको पता लग जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लाइक यूपीएससी का जब एग्जाम दे रहे हो, आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत इतना वास्ट सिलेबस होता है, तो वो एकदम से आप चाहो कि आज पेपर है और आज ही मैं पूरा सिलेबस एक बार रिकॉल कर लूँ या फिर रिवाइज कर लूँ, तो नॉट पॉसिबल। तो ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, ये बहुत काम आती है उस समय पे अगर हमने इस चीज को प्रैक्टिस किया है। तो जो हमारी प्रैक्टिस का जो स्किल है वो दो तीन तरीके से, वाया रीडिंग, आप रीडिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, इस तरीके से आप प्रैक्टिस जब करते हो ये चार मेथड से, तब जो रिजल्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिजायर्ड रिजल्ट जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए। ये जो माध्यम है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, यही माध्यम आज के टाइम पे स्टडीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि होता क्या है, जब हम पढ़ने जा रहे होते हैं तब ये मोबाइल हमारे सामने होते हैं और इसके जो नोटिफिकेशन हैं, जो हमारे मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेज, मैसेंजर मैसेज, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब अपने आप से वादा करो कि ये मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए। आप कितनी भी देर पढ़ते हो, वो कंसंट्रेशन अगर आपका भंग हो रहा है, तो मैंने अभी बताया जो 25 से 30 मिनट का जो समय है, वो इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन के संग होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। लेकिन अगर ये मोबाइल सामने होगा, तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। आपका मन उस तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब ये इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज चलती है, पता नहीं किसका मैसेज होगा, कहीं मम्मी पापा का तो नहीं, कहीं फ्रेंड्स का तो नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी लाइफ में, वो आपकी स्टडीज है, और यही आपका सबसे बड़ा मित्र है जो जीवन भर आपके संग चलने वाला है। आपके जो फ्रेंड्स हैं आज के टाइम पे, आज से 5 साल के बाद शायद आपको उनका नाम तक याद नहीं रहेगा। और जैसे हम लोग, अगर मेरे से आप पूछोगे कि आप अपने फर्स्ट क्लास के सारे फ्रेंड्स का नाम बताइए या फिफ्थ क्लास के, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सबके नाम रिकॉल कर पाऊँ। लेकिन जो एबीसीडी, जो 1 2 3, जो हमने टेबल, जो मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो शायद हम लोग को अभी तक याद है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको अपने जीवन में प्राथमिकता किस चीज को देना है। आप जिस चीज को प्राथमिकता देंगे लाइफ में, वो चीज भी आपको प्राथमिकता देगा। अगर आप मोबाइल को प्राथमिकता दोगे तो मोबाइल भी आपको देगा, इंफॉर्मेशन देगा, सारी चीजें देगा, मैसेजेस देगा। बट अगर आप पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता दोगे तो वो जो ज्ञान है वो भी आपको जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपको प्राथमिकता देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टिप्स हैं हमारे, यही सारे काम आने वाले हैं हमारे एग्जाम के टाइम पे। बिकॉज रातों रात कोई भी टिप्स काम नहीं करती, ये आप सभी जानते हो। तो उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है। वो फाउंडेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो फाउंडेशन पे हम काम करेंगे तो पेपर के समय भी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से हो सकती है। तो अब पेपर एग्जाम जब आता है तब किस तरीके से चीजों को हम लोग को समराइज करनी है, किस तरीके से हम लोग को उसको देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट समय है पेपर के समय, रात में कभी भी मत पढ़िएगा। आप सुबह का समय रिवीजन करके जाइए, और सुबह के समय अगर आप रिवीजन करते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके टाइम में आएगा। अपने डे को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है, एग्जाम ऐसा होता है कि आज आप एक एग्जाम दे के आए, कल दूसरा एग्जाम है, तो अपने दिन को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन में वही 24 घंटे हैं। अगर आप अपने समय को व्यवस्थित नहीं करोगे, उसमें खाने का समय भी होगा, आपका नहाने धोने का समय भी होगा, वॉशरूम में जाने का भी समय होगा, और आपके स्कूल में भी जाने का समय होगा। तो
आपको ऑर्गेनाइज करना है पूरे टाइम को, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपको रिवीजन का समय नहीं मिल पाएगा। एग्जाम के समय अपनी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया या चोट लग गई, तो वो समय आप जो पढ़ाई को देना है वो आपको फिर अपनी हेल्थ को देना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हेल्दी फूड लेना है, बाहर की चीजें नहीं खानी है, रिफ्रेश करना है अपने आप को हाइड्रेट करके रहना है, जूसेस ज्यादा से ज्यादा लेना है, ऐसा खाना खाना है जो आराम से पच जाए, और खाना जल्दी खाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने पहले भी बताया कि जो वेरियस टेक्निक्स हैं उसको हमें यूज करना है, क्योंकि टाइम कम रहेगा तो रीडिंग का और राइटिंग का समय नहीं मिलेगा। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक काम करेगी हमारी विजुअलाइजेशन, कि आपने एक चैप्टर का नाम देखा और विजुअलाइज किया कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। अगर आपको कोई चीज लगता है कि नहीं रिकॉल हो रहा है, देन अपना फोकस शिफ्ट कीजिए अपनी बुक पे, और अपनी लोकेशन चेंज करते रहिए, क्योंकि एक जगह पे पढ़ने पे देखने में आया है कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है अगर आप जगह बदल बदल के पढ़ते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। लाइक सुबह के समय छत पे चले गए, फ्रेश एयर इज ब्लोन, वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप उस समय पे उसको कैपिटलाइज करके वहां पे पढ़ो। उसके बाद थोड़ी देर जहाँ पे आप पूजा करते हो वहां पे पढ़ो, तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। जब भी पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर बाबा को मेडिटेट करके पढ़ा आपने, और बाबा से ही बोला कि बाबा इस एग्जाम में आप, मैं तो करणहार हूँ, आप करावनहार हो। तो अब बाबा के हाथ में ही सारी चीजें छोड़ करके आपने किया कि मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, और उस कोशिश में बाबा को याद करोगे तो बाबा भी आपको मदद देगा। और जब भी पढ़ रहे हो तो आप ब्रेक जरूर लेके पढ़ो, क्योंकि ये देखने में आता है कि एग्जाम के समय इंसान इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ला देता है, क्योंकि पढ़ाई में समय व्यतीत कर देता है। तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ब्रेन हर 30 मिनट के बाद क्या करता है, अपना जो न्यूरोनल पाथवे बन रहा होता है उसको वीक कर देता है। तो 30 मिनट तक का अगर आप रिवीजन सेक्शन करोगे तो उसके बाद छोटा सा भले ही 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, उस 2 मिनट के ब्रेक में क्या करना क्या है, बाबा को याद करना है, और बाबा को याद करके फिर से आप वो करने जाओगे। क्योंकि देखिए हमारी सबकी जो बॉडी है उसको चलाने वाली तो आत्मा है, तो वो आत्मा भी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रही है, एनर्जी उसकी डिप्लीट हो रही है। तो उस एनर्जी को हमको फिर से भरना है, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो उसका स्रोत एक ही है, परमात्मा, सुप्रीम सोल। वहां से ही ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्तियां ये सब मिल रही हैं। तो वो चीज हमें लेना है, और तुरंत हमने फिर से हमारा रिवीजन जो हमारा सेशन है उसको हमें करना है। तो दीज आर द एग्जाम टिप्स जो एग्जाम के टाइम पे देना है, बट उसका फाउंडेशन बनाने के लिए वो सारी 10 जो टिप्स मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करना है। होपफुली मैंने जो थोड़े से समय पे, क्योंकि ये 30 मिनट हो चुके हैं और 25 से 30 मिनट के बाद सब बाउंस बैक होने लगता है, क्योंकि मैंने बताया न्यूरल पाथवे वीक हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया कि 30 मिनट्स में ही आप सबको सारी चीज बता पाऊँ। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर हो, कुछ क्वेरीज अगर हो आपके दिमाग में, तो आप मुझे बताइए, मैं कर सकता हूँ। यस कामया, आप बताइए, ओपन योर माइक। भैया, हाँ, sometimes in my exam I get less time, so I have a little bit problem in spellings as well. Even I have the total answer, but sometimes I get confused in the spelling. beta, your voice is not clear. Can you repeat your question? कभी कभी मेरा एग्जाम में स्पेलिंग कोई बड़े होते हैं या फिर कोई छोटे भी मुझे समझ नहीं आते हैं। स्पेलिंग्स में बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, और ओके, आंसर तो टोटल आता है बट स्पेलिंग करेक्ट नहीं होता है। ओके, मतलब बेसिक प्रॉब्लम आपका स्पेलिंग का है ना बेटा? हाँ हाँ। देखो, अभी मैंने क्या बताया कि आप जब स्टडीज करते हो, ठीक है, तो उसमें जो पहला आपका प्रैक्टिसिंग है वो है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग। जब आप राइटिंग करके देखोगे देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि विच स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, ठीक है। जब आप वहां से पिक कर लोगे कि ये स्पेलिंग मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, तो फिर से उसको लेके जाओ आपकी राइटिंग स्किल्स में, फिर से उसको राइटिंग प्रैक्टिस करो कि वो आपकी गलती ना हो। एक एक स्पेलिंग को 10-10 बार लिख के देखो, तो वो आपकी फिर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, तो फिर वो गलत नहीं होगा। दूसरा, एक स्पेलिंग को क्या करना है आपको, आपने खुद लिख के देखा, देन फिर विजुलाइज किया। लाइक एक स्पेलिंग है विजन, ठीक है,
तो VISION, इसको 10 बार बोला और 10 बार अपने सामने लिखते हुए देखा कि जब मैं V बोलूंगा तो आंखों के सामने आ जाएगा V, I बोला तो I आ जाएगा आंखों के सामने, S बोला तो S आ जाएगा आंखों के सामने, I बोला तो I आंखों के सामने I आ जाएगा, O बोला तो आंखों के सामने O आना चाहिए, N बोला तो N आना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ VISION, तो इस तरीके से लिख के भी देखो, अपना इमेजिनरी लिख के देखो, तो आप देखोगे कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है स्पेलिंग की विद इन 15 to 20 डेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि घूम फिर के तो वही सारी स्पेलिंग्स है ना, कुछ भी आप पढ़ोगे जैसे विजन बोल दिया तो कभी भी विजन आएगा तो विजन ही लिखा जाएगा वहां पे। तो एक बार जब आपके सबकॉन्शियस में वो फिल्टर होके चला जाएगा स्पेलिंग, तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। और हिंदी में जो मात्राएं होते हैं उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। पार्डन बेटा, पार्डन। हिंदी में मात्राएं होते हैं, सिमिलरली हिंदी का भी है मात्राएं, जैसे कि मेरा नाम है दिनेश, तो दा पे ई की मात्रा, ना पे ए की मात्रा, शा, ये मैंने विजुलाइज करते हुए, क्योंकि देखो आप कॉपी पे लिखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप विजुलाइजेशन करके लिखो और इमेजिनेशन करके लिखो तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जैसा इंग्लिश का ही है वैसा ही हिंदी का है, तो आप पढ़ के लिख के देखो, मेहनत आपको, आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको मेहनत भी बेटा ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वंस ये सारी चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी तो आने वाली जिंदगी में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, और अच्छे से वर्क करो, प्रॉपरली वर्क करो, जैसे मैंने बताया। थैंक यू। ओके बेटा, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी के? और कोई क्वेश्चन किसी के? जिसके क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। भैया मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, अमृत वेले में क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने अभी क्या बताया, देखिए जो बच्चे हैं, सबसे मेन चीज मैंने अभी बोला, सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है स्टडीज, और अमृत वेला सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है योग लगाने के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का एक लेवल क्रॉस हो गया तो हम सीधे बाबा से योग लगा रहे हैं, ठीक है। बच्चों के लिए 5 मिनट बाबा से योग लगाया, और जिस चीज से भी वो योग लगाएंगे एट द टाइम ऑफ अमृत वेला, तो वो चीजें होने लगेंगी। हम लोग भी बाबा से अमृत वेला जब कनेक्शन बनाते हैं तो उनसे सारी वर्षाएं लेते हैं। इन बच्चों के लिए स्टडीज क्या है, एक तरीके का वर्षा है, एक तरीके का आशीर्वाद है। ये जब उनसे कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जो आप 2 घंटे में पढ़ रहे हो वो आधे घंटे में आप पढ़ सकते हो अमृत वेले में। तो बाबा से कनेक्शन बच्चों को लगाना है, बट 5 मिनट लगाने के बाद देन फिर अपना योग पूरा का पूरा अमृत वेले में पढ़ते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और आप यकीन मानिए, जो अमृत वेले में आपको याद होगा, ऐसा याद पूरे 24 घंटे में कभी नहीं होगा। भैया दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी में हम जब स्पेलिंग सुनते हैं उसको विजुअलाइज कैसे किया जाए? हिंदी में पोएम सुनते हैं तो कैसे विजुअलाइज करते हैं? हिंदी में हम जब नए चीजें डिक्टेशन के दौरान सुनते हैं उसे हम लोग लिखे कैसे? देखो, ऐसा कैसे करें कि एक भी स्पेलिंग गलत ना हो? हाँ देखो, शुरुआत में आपका गलत होगा बिकॉज वो बहुत सारी चीजें नहीं है आपके लिए। दिनेश भाई, कहाँ पे? दिनेश हाँ। भाई एक मिनट, हाँ जी। पीछे साउंड आ रहा है, जैसे पहले साउंड वैसे सब मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा। आप ठीक है? आप ठीक है? जी जी, ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, जब भी हमें कोई नया वर्ड आता है, वो चाहे इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। लेकिन हमारे को जब वो नया वर्ड आया तो उसको करेक्ट स्पेलिंग देख करके जब हम उसको 10-15 बार जब रिवीजन कर लेंगे वाया राइटिंग और बाय इमेजिनेशन, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये किसी के लिए भी नॉट पॉसिबल नहीं है कि कोई नया वर्ड आए और बच्चे, एज फार एज चिल्ड्रन इज कंसर्न, तो
वो बिल्कुल ठीक लिख लें उसको। तो ये एक ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि अगर कोई नया वर्ड बोला किसी ने वो हम बिल्कुल ठीक लिख लें अक्षरशः। कभी-कभी क्या होता है चीजें कोरिलेट कर जाती हैं तो वो ठीक भी हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा गलत होती है। बट अगर कोई नई आई है चीज आपके सामने तो बाय प्रैक्टिस उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो उन सब चीजों को। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसका प्रश्न है? लक्ष्य, आहना का प्रश्न जल्दी। हेलो। ओम शांति भैया, आप मुझे ओम शांति बेटा, ओम शांति। भैया मुझे भी 2 क्वेश्चन था कि एग्जाम देते समय पानी पी सकते हैं? पानी बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज होता क्या है कि जब हम लोग काम करते हैं ना, हमारी बॉडी जब काम करती है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है, मतलब टूट फूट भी होती है और बनता भी है। तो जो टूट फूट होती है तो वहां पे क्या होता है, एक तरीके का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और उस बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका असर हमारे ब्रेन पे भी होता है। तो मैं ये आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम टाइम पीरियड में आप पानी धीरे धीरे पीते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे एज कम्पेयर कि आप पानी ना पियो। आप देखोगे कि जो लोग लिखने में ही लगे रहते हैं तो उनका गला भी सूखता रहता है, तो वो दैट इज नॉट अ गुड साइन, है ना। तो आप पानी पीते रहो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने, पानी पीना बहुत जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेट करते रहना है। हाँ पूछे पूछे। हाँ श्रेयान जी बताइए। ओम शांति भाई जी। तो जब आप टिप्स बता रहे थे तो एक टिप था जो रीडिंग, राइटिंग और फिर उसके बाद हम सुन नहीं पा रहे थे, तो आपने क्या बोला उस टाइम पर? इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। जी, चीजों को, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करते हुए पढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। दिनेश भाई, ये बच्चे हमारे बहुत दूर से पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास ले रहे हैं, कैलिफोर्निया से हैं और मॉर्निंग क्लास चल रहा है इनका। वहाँ पे मॉर्निंग है बच्चे। तो ये और बड़े अच्छे बच्चे हैं, रेगुलर हमारे क्लास करते हैं। हाँ, डबल विदेशी भाई। यस यस यस। हाँ, और हम सबकी यहाँ शाम हो रही है और इनके यहाँ मॉर्निंग है। बच्चे क्या टाइम हुआ वहाँ पे? अभी टाइम 6:15 हो गया है मॉर्निंग में। ओके ओके ओके। तो हम के लिए क्लास 5:30 बजे शुरू होता है। ओके ओके। और किसने कोई क्वेश्चन? और किसको कुछ पूछना है? भैया मुझे जिसने भी हैंड रेज किया है पूछ सकता है। अक्षर। भैया मुझे एक और क्वेश्चन था, गलती से म्यूट हो गया था, कि जब भी मैं लिखने जाती हूँ हर दिन, जैसे हैंड राइटिंग लिखती हूँ तो एक लाइन जैसे लिखी कर्सिव लिखती हूँ मैं, तो एक लाइन कर्सिव हो जाता है, दूसरा लाइन अलग हैंड राइटिंग हो जाता है। ओके ओके। दिस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन बेटा, है ना। कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कम है आपका, और मैं चाहूंगा कि अच्छा ये मोनिका दीदी कोई बोल रहा है कि अनम्यूट नहीं है, हो रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछना, देख लीजिए आप कौन बोल रहा है। ठीक है। आपका बेटा क्वेश्चन ये है कि जो आप लिखते हो एक लाइन, उसके बाद दूसरा लाइन आपका कर्सिव की जगह कुछ नॉर्मल वर्जन आ जाता हो, तो ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी है। और मैं चाहूंगा मोनिका दीदी से कि इन बच्चों का कंसंट्रेशन के ऊपर एक क्लास आप लें और उनको बताइए कि किस तरीके से आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपनी स्टडीज में। दूसरा बेटा, आप जब भी लिखो तो लिखते वक्त कहीं आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जाता, कोई और बात की तरफ तो नहीं जाता, इस चीज पे फोकस करो। अगर वो जाता है तो बस आपको मन को खींच के लाना है अपनी तरफ, क्योंकि मन जो होता है ना बेटा एक बच्चे की तरह है। आप सब भी जानते हो कि जब एक बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से इधर उधर भागता है, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, खिलौना दे देते हैं ताकि आप उस पर एंगेज हो जाओ। तो अपने मन को भी एंगेज करना है एट दैट टाइम कि मुझे अपने मन को कंसंट्रेट करके उस टाइम पे लिखना ही है, और मन कहीं
कहीं इधर उधर ना जाए। तो बाकी वो जो टिप्स हैं वो दीदी लोग बताएंगे कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो अपने आप को वॉच करना है, क्योंकि देखो सबसे मेन क्या है, जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, ना मैं ना आपके इवन मम्मी डैडी भी आपको नहीं जानते होंगे कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ जब आप लिखते हो राइटिंग के समय, तो आप ये देखो कि आपका मन कहीं इधर उधर विचल तो नहीं रहा है। अगर वो विचल रहा है तो उसको आपको खींच के लेके आना है अपने उस जगह पे, ठीक है। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा। पर भैया मेरा तो ध्यान पूरा स्टडी पे ही होता है। स्टडीज पे होता है, तो यानी कि अगर स्टडीज पे होता है उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो डेट मीन्स कोऑर्डिनेशन की कमी है ब्रेन और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, पर डे आप अगर 2 पेज राइटिंग करो, ठीक है, कर्सिव कर रहे हो तो पूरा कर्सिव ही करना है पूरे फोकस के संग। तो इसको आप लगभग 1 महीने तक करो, फिर देखो आपका ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई होता है या नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा इसमें। ओके भैया, थैंक यू। ओके वेलकम। Om Shanti Mama. बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? विवेक, जिसका भी क्वेश्चन है जल्दी बोलो बच्चे, टाइम भी हो रहा है ना फिर। मैं हाँ बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। Om Shanti Mama. ओम शांति बेटा, ओम शांति। How to learn big spellings? पार्डन बेटा, हाउ टू learn big spellings? ओके ओके ओके। बेटा देखो, कोई भी चीज जब नई चीज आती है ना, तो आपको क्या करना है, अपना जो भी टीचर है सबसे पहली चीज तो उसको प्रोनाउंसिएशन भी अगर आपको देखना है, कई बार क्या होता है कि हमारी कोई चीज अगर हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, गलत पढ़ने से अच्छा है कि जो भी आपके टीचर्स हो या मदर फादर हो, आप उसको क्या करना है, उनसे पूछना है। क्योंकि अगर आप उनसे पूछ करके सही चीज एक बार पढ़ोगे, क्योंकि गलत चीज आप पढ़ोगे तो वही चीज आपके मेमोरी पे चले जाएगी, फिर वही चीज उसका उच्चारण वैसा ही निकलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन, सही चीज को वो आपको करने के लिए एक बार सुनना पड़ेगा अपने टीचर से या फिर अपने मदर फादर से। यस विवेक, अब आप बोलो। जी भैया, मुझे राइटिंग में काफी प्रॉब्लम होती है। पहले मेरी राइटिंग काफी सुंदर थी, मगर आगे चल के मेरी राइटिंग आवाज नहीं आ रही बेटा, आगे चल के राइटिंग के लिए मुझे काफी सुनना पड़ा है अपने टीचर से। मेरी राइटिंग काफी खराब होगी, इसका क्या उपाय है? बेटा देखो, सबसे पहली चीज मैं बताऊं ना, ये एक तरीके का आर्ट है राइटिंग, है ना। और शुरुआत में अगर अपने आप को आपने ट्यून किया जिस तरीके से कि इस तरीके से मुझे लिखना है, आपका फिर जो एक एक्सेंट होता है लिखने का वो वैसा ही रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी राइटिंग को और अच्छे करो, तो आपको बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, पहले बड़े लेटर लिखते हैं, देन फिर स्मॉल लेटर लिखते हैं, देन फिर कर्सिव लिखते हैं। तो आप जैसे राइटिंग चाहते हो, आपकी राइटिंग बिल्कुल हूबहू वैसे ही हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत कैसे करना पड़ेगा, बेसिक से। लाइक आप KG1 में आपने सपोज कर लो प्री NC NC में एडमिशन लिया, वो स्टेप से आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसा आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसे ही राइटिंग आपकी हो रही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको अगर अपनी राइटिंग और सुधारनी है तो आपको शुरुआत वैसे करनी पड़ेगी जैसा एक बच्चा पहले दिन क्लास जाता है। तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो जो डिजायर्ड राइटिंग आप चाहते हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहो कि जो राइटिंग अभी आपकी है आप उसमें ही थोड़ा सा चेंजेस लेके आओ और अच्छी हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी पड़ेगी, राइट फ्रॉम बेसिक, पहली क्लास से। और किसी उन्नति, हाँ अभी बहुत से बच्चे भाई जी। उन्नति आप पूछो, फिर अक्षत आप। भाई जी मेरे को ये है, वर्ड प्रॉब्लम में मेरे को समझ नहीं आता।
कौन सी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती बेटा? What problem? वर्ड्स की प्रॉब्लम, What problem? वर्क प्रॉब्लम। मतलब मैं समझा नहीं बेटा, वर्क प्रॉब्लम क्या जो स्कूल में तुम्हें होमवर्क मिलता है उसका? हाँ। अच्छा बेटा देखो उसमें क्या है, मैंने अभी बोला कि मैंने अपना एक तुम्हें शेयर किया कि जो टीचर्स पढ़ाते थे वो तो मैं पढ़ता ही था, बट मैं कोशिश करता था कि सारी के सारा जो सब्जेक्ट है वो शुरुआती 10-15 दिन में मैं पूरा का पूरा पढ़ लूं। तो आप जब रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हो, जैसे आपने एक बार पढ़ा तो कुछ चीज आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज नहीं समझ में आएंगी। जो चीज नहीं समझ में आती है उसको आप मार्क कर लो, अपने टीचर से पूछो, अपने मदर फादर से पूछो, तो वो लोग आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट बार आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसमें जो प्रॉब्लम अब बची है वो 25% ही बची है, बट जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तो आप देखोगे 5% ही प्रॉब्लम बची है, और जब चौथी बार पढ़ोगे देखोगे कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। अब आप ये सोचो कि स्कूल में आपको कुछ होमवर्क दे दिया तो उसमें कुछ ना कुछ बेटा प्रॉब्लम तो आएगी, जो प्रॉब्लम्स है उसको आप मार्क कर लो और अपने टीचर से पूछ लो, अपने मदर फादर से पूछ लो, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो पढ़ाई में बेटा प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से हमें हार नहीं मानना है, उसको हमें रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अवर मदर फादर एंड अवर टीचर्स। उन्नति आप अपने क्वेश्चन ले लो बेटा। ये मुझे पूछना था कि जब भी एग्जाम्स या फिर घर में वोकैबुलरी टेस्ट होते हैं तो की जो वॉइस आते हैं तो मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आती मैं क्या लिखने जा रही थी, मेरे को लिखना क्या है। बेटे एक बार फिर से आप अपना क्वेश्चन बोलोगे हल्के हल्के। मुझे ये बोलना था कि जब भी घर में वोकैबुलरी टेस्ट या फिर एग्जाम में देती हूँ तब ज्यादातर वॉइस बहुत पीछे से आते हैं, तो मेरी माइंड एकदम ब्लैंक हो जाती है, मेरे को समझ नहीं आता कि मुझे लिखना क्या है, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। समझ गया, मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक आपका ब्लैंक सा हो जाता है कि मैं क्या लिखूं, समझ में नहीं आता, ऐसा ना? हाँ। अच्छा तो देखो बेटा इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि हमें जब एग्जाम हम देने जाते हैं ना तब हमारा जो फाउंडेशन है वो पहले ही तैयार हो गया होता है। रातों रात पढ़ के एग्जाम में अच्छे से आप जो परफॉर्मेंस है नहीं दे सकते, उसका बेसिस हमें पहले बनाना होता है। तो जब ये इस तरीके का ब्लैंक क्यों होता है? ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि हमारे को पूरा नॉलेज नहीं होता है, हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है सब्जेक्ट का, तभी ऐसा होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास में हो बेटा? उन्नति आप कौन से क्लास? 7th? ओके अगर 4 आप मैं आपसे मैं बोलूंगा कि ओके ओके ठीक है, अगर मैं आपसे ओके बेटा अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एबीसीडी सुनाओ, गलत हो सकता है आपका? नहीं होगा ना, क्योंकि वो आपने इतनी बार पढ़ लिया है कि ब्लैंक हो ही नहीं सकता। तो ब्लैंक वाली जो सिचुएशन तब आती है जब हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता है अच्छे से। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि पहले आपको रीडिंग करना है, देन राइटिंग करना है, देन आपको इमेजिनेशन करना है, देन विजुअलाइजेशन करके आपको पढ़ना है कि इस पेज पे मैंने ये चीज पढ़ी, अब आंख बंद करके वो सारी चीज को आपको विजुअलाइज करना है। जब आप इतनी टेक्निक से पढ़ते हो तो आपके ब्रेन में एक न्यूरोनल पाथवे बन जाता है कि एक पिक्चर बन जाती है, फिर वो गलत कभी हो नहीं सकता। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो प्रैक्टिस करो बेटा अच्छे से, और अगर आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे तो डेफिनेट सी बात बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी ताकत आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, वर्ड प्रॉब्लम्स मैथ, अच्छा मैथ्स में वो सम जिसमें कोई स्टोरी होती है और हम उन्हें सॉल्व करना होता है। ओके ओके वर्ड प्रॉब्लम, एक अभी क्वेश्चन आया था कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, तो बेसिकली बताया कि एक पिक्चर होता है उसमें मैथ का सम होता है। तो बेटा देखो है क्या, ये भी एक प्रैक्टिस की ही बात है, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम अगर मैं आज आपको बता भी दूं बट नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या आएगा, कुछ नया प्रॉब्लम आएगा। तो वो एक प्रैक्टिस की बात है और एक अंदर से जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि स्किल डेवलप
करने की बात है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी आपके टीचर्स हैं उनका जो बेसिक्स होता है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, आप जब उनको पूछेंगे वही प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करके बाकी क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हो। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसको आप एक बार कंसिडर कीजिए और अपने टीचर से अच्छे से समझिए, तो इट विल बी हेल्प, आपको आगे के लिए भी हेल्प हो सकता है। एक क्वेश्चन ज्योति कपूर जी का है। जी ज्योति जी। ज्योति जी, एम आई ऑडिबल? मैं, आप सुनाई दे रहा है सबको? हाँ ज्योति जी, सुनाई दे रहा है। ज्योति, आप क्वेश्चन पूछ, हाँ पूछो बेटा। दिनेश भाई, पीछे से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, शायद आपके साइड से मुझे लगता है कि शाउट हो रहा है बहुत। हाँ, रूम जब बंद कर रहा हूँ ना तो वो आवाज गूंज रहा है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली आई एम नॉट इन माय होम ना, मैंने आपको बताया था, मैं बनारस आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। अब ठीक है? अब ठीक है? अच्छा ज्योति, आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछो बेटा। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, पहले बहुत लाउडली आ रहा था। हाँ जी जी। अभी ठीक है। अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं वो ज्योति को। ओम शांति। ओम शांति बेटा। मैंने पूछना था कि जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है उसको इंटरेस्टिंग कैसे। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है उसको इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी होता क्या है कि उस सब्जेक्ट को ना एक गेम की तरह कर लो। जैसे मैंने बताया था कि आप एक ग्रुप लो और उससे बोलो कि यार इसमें से आप ये पढ़ो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं भी पढ़ रहा हूँ, और एक दूसरे से क्वेश्चन लाइक कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है? उस तरीके से जब आप करो, हाँ उस तरीके से करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारे साथ भी होता था। एक कुछ सब्जेक्ट हम लोग को जब पसंद नहीं आते थे तो हम लोग यही करते थे, दो ग्रुप्स बना लेते थे और उसमें पॉइंट्स वाला खेलते थे। अगर तुम नहीं बता पाओगे तो ये तुम्हारा पॉइंट, तो वो पॉइंट्स ज्यादा अचीव करने की वजह से कि मैं ज्यादा पॉइंट्स अचीव करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट जग जाता था। तो यही तरीका हो सकता है पढ़ने का, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। होपफुली ये करोगे आप। ओके। सभी की कंफ्यूजन क्लियर हो गए? सभी का कंफ्यूजन क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी? काम्या, हाँ काम्या को है अभी। पहले जब वाला क्वेश्चन पूछा तो मतलब समर वेकेशन के बारे में फिर तो उसके बाद में फिर से करना है या फिर क्या? आवाज बहुत कट कट के है। मोनिका दीदी, अगर आपने क्वेश्चन सुन लिया तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। काम्या बेटा फिर से बोलो, मुझे खुद नहीं सुनाई दिया। फिर से बोलो, अब फिर से बोलो। मतलब पहले क्वेश्चन में आपने बताया तो उसको समर वेकेशन जब आता है उसके बाद में स्कूल स्टार्ट होता है तो तब मैं भूल जाती हूँ कि ऐसा कर ठीक है, मतलब आपने बोला कि जब आप जाती हो घर से तो आप वहां स्कूल में जाके वो भूल जाती हो, है ना? इवन कि अगर आपको सॉल्यूशन मिला है वो भी भूल जाती हो, ऐसा नहीं, मतलब ये बोल रहे हो? समर वेकेशन में गैप होता है, उसके बाद में फिर से स्कूल स्टार्ट होता है तो ऑनलाइन अगर फिर से याद नहीं होता है तो तब क्या करें?
दिनेश भाई बोलिए, अभी तो शायद क्लियर आया आंसर। सॉरी क्वेश्चन इनका। शायद भाई साहब का सिग्नल का इशू हुआ है। भाई जी का ऑडियो चलिए डिस्कनेक्ट कोई हुआ बात नहीं, है। हाँ ना। भाई जी का हाँ ऑडियो हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं काम्या, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है बेटा, जब भी आपको लगता है ना, पहले तो मेरे को लगता है आपको एग्जाम फेयर और बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है ना, तो जो डिस्टेंस आता है उस डिस्टेंस को दूर करने के लिए, चाहे आपको होमवर्क मिले ना मिले, आप हमेशा एक प्रैक्टिस ये जरूर करो कि जब भी पढ़ाई करते हो बाबा को याद कर लो, ठीक है। और आपको खुद मालूम होना चाहिए मुझे कौन सी चीज है जो बार बार भूल जाती है। और ये भी नहीं बोलो कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मुझे आता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। बॉडी को मैसेज मिल रहा है कि नहीं आता, नहीं होता, कैसे करना है ना। उसको जो है नहीं, जो वर्ड है उसको नहीं वो ले पाता, यानी नहीं की पिक्चर नहीं बनेगी, पिक्चर बनेगी ये है। तो इसीलिए अपने आप को देना मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है। पहले तो अपने आप को अच्छा मैसेज दो। फिर दूसरा, अपने माइंड में एक रिकॉर्डिंग देखो कि जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमेशा, जैसे आप मम्मी पापा के साथ मार्केट गए हो, ठीक है, तो आपको इतना पता है मम्मी पापा साथ में है, आपको कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही आप जब एग्जाम के लिए कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, तो अपने दिमाग में एक बात याद रखो, बाबा साथ में है। आपको एक सिलेबस मिलता है, सिलेबस में जो जो बताया गया है उसको अच्छे से बार बार पढ़ो। जैसे दिनेश भाई ने बोला कि एग्जाम से पहले उनका प्रिपरेशन कैसे रहता था, वो उसको बार जैसे जैसे नई नई बुक हैं, हम कितने इंटरेस्ट से देखते हैं उसको। इंटरेस्ट पैदा करना है और बार बार चेक करना है कि मुझे अगर नहीं आ रहा है, मम्मी पापा से पूछो, सिस्टर से पूछो, ब्रदर से पूछो, ठीक है। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और बाबा की हेल्प लो। हमारे साथ तो स्वयं कौन है, टीचर है, पूरे विश्व का टीचर है, तो वो हमें पढ़ाएगा। हमारी एक अहमदाबाद की दीदी है कैलाश दीदी, उनको बाबा ने वतन में पढ़ाया। आप तो यहाँ पर है और आप तो नन्हा फरिश्ता हो, तो बाबा आपको यहाँ नहीं पढ़ाएगा। सब ठीक हो जाए, बस थोड़ी सी मेहनत करो और फोर्स करो बस कि मुझे क्या नहीं, और मैसेज नहीं दे है अपने माइंड को, ठीक है। और सुबह उसको अपना उसको चार्ज करो कि मेरा जो माइंड है बहुत पावरफुल है। ओके, क्लियर। और एक क्वेश्चन था। बाकी किसी दिन ये कि अपनी स्मृति, हाँ और एक सॉरी, क्वेश्चन है कि मतलब मैं जब पढ़ाई करने बैठती तो और भी है। पेंसिल बॉक्स में कभी कभी सिर्फ पेंसिल मिलता है, तो मैं इरेजर के लिए जाती हूँ। जब जाती हूँ तो उसके पास जाती हूँ तो भूल जाती हूँ किसके लिए आई हूँ। अच्छा, अच्छा अभी टाइम हो गया है, किसी दिन स्पेशल रखेंगे सब, चलो थैंक यू बोल देते हैं उनको। हुए हैं क्या दिनेश भाई, आप सुन पा रहे हो? उनका ऑडियो डिस्कनेक्टेड फिर से हुआ है इंटरनेट प्रॉब्लम की। और उसका मतलब है कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं और वो हमको सुन नहीं सकते हैं, वो सिर्फ हमको ओके देख थैंक सकते। यू। ओके ओके ठीक है।
ठीक है बच्चों, फिर अभी आप बेस्ट ऑफ लक के लिए अच्छे से बाबा का याद कर, बाबा का आह्वान करके करो, ठीक है। और किसी एक दिन क्लास तो आपके मन को पावरफुल बनाए, और एक साथ फिर आज छोटे, ठीक है, साइलेंस पे हैं, आपको ठीक लगता है कर लो बेटा। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति चलिए, दीदी। बहुत अच्छी क्लास रही, मैंने लास्ट में ज्वाइन किया तो नेटवर्क इशू रहा है डॉक्टर साहब को, इसलिए शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। बाकी क्लास आपकी तो बहुत अच्छी कराई उन्होंने, तो उसके लिए थैंक्स है। और आप सब उन बातों को फॉलो करिएगा तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, पढ़ाई में आप अच्छे होंगे तो आपका ये क्लास भी सफल होगा। कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मेरा तो एक क्वेश्चन छूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन होंगे ना अब नेक्स्ट क्लास में आप कर लीजिएगा, ठीक है। और भी रखेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास कब होगा? बताएंगे बताएंगे कभी, ठीक है। बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम बाबा को याद करते हैं, सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठे हैं, बाबा को प्यार से याद करें। को एक मिनट के लिए प्यार से याद करती हूँ। ओम शांति। शांति। अभी हम क्लास एंड करते हैं। ओम शांति। क्या बोलना चाह रहे हो? लक्ष्य कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी हम क्लास एंड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एंड करो। ओम शांति। शांति। क्लास एंड करें। ओम शांति। शिवरात्रि।